नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वो घड़ी करीब आ गई है जब 2 बार साल में आप देखते हैं देश का मिजाज, मूड ऑफ द नेशन जिसे कहा जाता है। इंडिया टुडे हमारे मैगजीन का ये सबसे बड़ा बाय एनुअली ये सर्वे किया जाता है और उसके नंबर से सिर्फ ये जानने की कोशिश होती है कि देश का मिजाज आज क्या है, क्योंकि पिछले 6 महीने में बहुत कुछ हुआ है देश में। आपने देखा है जेनजी आंदोलन, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उसके बाद भी महंगाई का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं। जेनजी का कितना असर होगा, इसी पर लगातार 2 घंटे आज आप देखेंगे देश का मिजाज। और नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। तो जो 1.5 महीने में हुआ है उसका असर देश के मिजाज पर किस तरीके से पड़ा है और खासकर देश का जेनजी क्या सोचता है और देश की जनता क्या सोचती है, किसे मिलेंगे, कितनी सीटें मिलेगी अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो। लेकिन शुरुआत जहां पर हुई है वो पेपर लीक के बाद जिस तरीके से सरकार का रवैया उस पूरे मामले पर रहा, उसके बाद ये तैयारियां शुरू हुई। उसके बाद काफी प्रदर्शन भी देश में देखा गया। तो सरकारें होशियार होती जा रही है, सियासत सतर्क होती जा रही है और राष्ट्र की नौजवान पीढ़ी ने हालात में बदलाव की हुंकार भी बदलना शुरू कर दिया है। तो ये सर्वे जेनजी आंदोलन के बाद है और शायद इसीलिए इसका वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ जाता है। जो फाइनल पॉइंट्स है इस सर्वे के वो समझेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। कौशिक डेका हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो कि मैनेजिंग एडिटर है इंडिया टुडे मैगजीन में। उन्होंने बारीकियों को बहुत करीब से देखा है इस पूरे सर्वे के और समझा है। कौशिक को दिखा दीजिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आएंगे। लेकिन क्या कह रही है इस वक्त देश की राजनीतिक धड़कन, क्या सोच रही है देश की जनता, जानते हैं सर्वे में कितने जेनजी युवाओं को शामिल किया गया है, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। आज वहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि इस देश में जेनजी ने नए सिरे से एजेंडा तय किया है। तो ये एजेंडा जो तय किया है तो जाहिर सी बात है कि जेनजी इसमें क्या सोचते हैं वो सबसे बड़ी बातें होंगी। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हम उसी से जुड़े सवाल लेना चाहिए और अभी आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है। कुछ सवालों की शुरुआत करते हैं। जो पहला सवाल जेनजी को पूछा गया था, मेरे ख्याल से उससे पहले मेथोडोलॉजी भी बतानी चाहिए कि किस तरीके से ये सर्वे किया गया था। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मेथोडोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो लगभग जो कुल लोग हैं उनमें से 10 से 12 हजार के आसपास जेनजी को भी शामिल किया गया है। तो इस बार जेनजी से ही हम शुरुआत कर रहे हैं और जेनजी के ही सवालों के साथ शुरुआत करेंगे। जैसे ही मेथोडोलॉजी के नंबर्स आ जाएंगे उसको फटाफट स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आइए शुरुआत करते हैं। अभी आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है। इस सवाल के जवाब में 53% लोग कह रहे हैं नौकरी, जॉब, शिक्षा 22% कह रहे हैं और रहन सहन का जो खर्चा है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इस वक्त है एक तरह से, वो 12% लोग कह रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य 4% कह रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चौथे नंबर पर जो युवा है उनका सामने आकर अपनी बात रखना बहुत मायने रखता है। लेकिन 53% यानी हर 2 में से 1 जो जेनजी है, उससे भी थोड़ा ज्यादा ही समझिए क्योंकि 53% है, वो ये कह रहा है कि भाई नौकरी हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और यही मुद्दा हमेशा जेनजी के दिमाग में छाया हुआ है। तो दूसरा सवाल जो पूछा गया था, देश में युवाओं को उपलब्ध मौके पर उनकी क्या राय है। जो ऑप्शन रखे गए थे उसके मुताबिक कठिन मेहनत और प्रतिभा मायने रखती है। 32% जेनजी ने कहा कि प्रतिभा और उसके साथ साथ मेहनत मायने रखती है कि अगर आपको यश मिलना है तो। पैसा, संपर्क मायने रखता है। 26% जेनजी ने कहा कि पैसा और संपर्क कहीं ना कहीं मायने रखता है। बहुत कम मौके उपलब्ध है आज की स्थिति में। 22% जेनजी कह रहे थे कि मौके उपलब्ध नहीं है, मौके घटते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मौके हैं लेकिन सिर्फ चुनिंदा क्षेत्रों में ये मौके उपलब्ध है। यानी कहीं ना कहीं अभी भी अपनी मेहनत पर, प्रतिभा पर जेनजी डिपेंडेंट ज्यादा नजर आ रहे हैं। चलिए अगले सवाल का रुख करते हैं। सबसे बड़ी रोजगार समस्या से किस सबसे बड़ी रोजगार समस्या से जूझ रहे हैं जवान, ये सवाल जब हमने पूछा तो बस 32% तो कह रहे हैं कि पर्याप्त नौकरी ही नहीं है। मतलब जो नौकरियां उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं है पर्याप्त नौकरियां। उनमें से 18% कह रहे हैं कि वेतन बहुत कम है, लो सैलरी, डिग्री के मुताबिक नौकरी नहीं है, ये 17% कह रहे हैं। और सरकारी भर्ती धीमी है, 17%। अगर बिहार से लेकर झारखंड, झारखंड से लेकर दिल्ली, हर जगह सड़कों पर युवा निकले हैं
तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसमें सबसे ऊपर है इस बात का कि नौकरियों की कमी पर उनकी सबसे ज्यादा उनका वोट डल रहा है। उसके बाद से वो लगभग 18-17 के आसपास 3 बातें हैं। एक तो वेतन कम है, दूसरा वो कह रहे हैं कि सरकारी भर्ती बहुत धीमी है, भाई निकलती ही नहीं है सालों साल तक। आपने बिहार और झारखंड में देखा 5-5, 10-10 साल तक नौकरियां नहीं निकलती हैं वहां पर। उसके बाद से डिग्री के मुताबिक नौकरी नहीं है, मतलब अपनी डिग्री से नीचे की नौकरी लोगों को करनी पड़ रही है। ये उनकी सबसे बड़ी व्यथा है। हाल ही में नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया था अंजना, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि जिस तरीके से जो शिक्षा युवाओं को दी जा रही है वो नौकरी योग्य बनाने के लिए या रोजगार पाने के लिए उस शिक्षा का उपयोग उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। यानी ग्रेजुएट्स बड़ी संख्या में है लेकिन उसका उपयोग शिक्षा के लिए नौकरी के लिए नहीं हो पा रहा है। चौथा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति में और जिसका थोड़ा गुस्सा या नाराजगी हमने जंतर मंतर और देश के अलग अलग इलाकों में भी देखी थी, युवाओं को रोजगार योग्य बनाने का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे उसमें केंद्र और राज्य सरकार सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। युवाओं को नौकरी देने के लिए सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी ये सरकार की है, ये मानने वाले 63% युवा ये मानते हैं कि वो जिम्मेदार है। स्कूल और विद्यालय कॉलेज जो पढ़ाते हैं 14%, निजी नियोक्ता 9% और आम लोग या परिवार 5%। यानी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज की स्थिति में सरकार की युवा मानते हैं। और इसी के वजह से जब उनका गुस्सा फूटता है, फिर वो झारखंड हो, बिहार हो, जंतर मंतर हो या और कोई जगह हो, वो सरकार के खिलाफ निकलता है। तो केंद्र और राज्य दोनों की जवाबदेही जनता चाहती है, स्कूलों की स्थिति को लेकर, एग्जाम्स की स्थिति को लेकर। अगला सवाल जो हमने पूछा जेनजी से इस पूरे सर्वे में, साफ सुथरी प्रवेश भर्ती परीक्षाओं का कितना भरोसा आप करते हैं? मतलब कि भाई इस देश में प्रवेश भर्ती परीक्षाएं जो हैं वो पारदर्शी तरीके से, वो विदाउट चीटिंग, वो विदाउट पेपर लीक करा पाएंगे? तो देखिए कितना भरोसा है। बहुत अधिक भरोसा वाले 14%। आप सोचिए, मतलब हर 10 में से लगभग 1.5 लोग मान रहे हैं, एक आदमी के करीब मान रहा है कि भाई हमको भरोसा है पूरा। काफी हद तक भरोसा वाले 9%, मतलब एक आदमी भी नहीं मान रहा 10 में। ज्यादा भरोसा नहीं है ये कहने वाले लगभग 3 लोग हर 10 व्यक्ति में, 27% है। वहीं बिल्कुल भरोसा नहीं है ये 4 लोग 10 में से कह रहे हैं, और पता नहीं वाले भी हैं। दिलचस्प है ये नंबर, क्योंकि वो भी आपको लगभग 10% दिख रहे हैं। यानी हर 10 में से एक व्यक्ति इसको लेकर अपनी राय नहीं रखना चाहता है। तो ये नंबर बहुत कुछ कह रहा है। ये बता रहा है कि लगभग हर 10 में से 4 व्यक्ति ये मानता है कि हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है, ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर आप इसमें जोड़ लेंगे तो 10 में से लगभग 7 लोग ये मान रहे हैं कि हमको फेयर एंड फ्री मतलब परीक्षाएं होंगी विदाउट पेपर लीक, उनको भरोसा ही नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि करीब 70% युवाओं को लगता है कि परीक्षा पद्धति पर उनको भरोसा नहीं रहा है। हाँ। यानी ज्यादा नहीं और बिल्कुल नहीं। अगर मिला दे हम तो कुल मिलाकर भरोसा 70% युवाओं को परीक्षा पद्धति पर नहीं है। अगला सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव भी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुनिए, सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सुथरी परीक्षा पर वो है कि क्या साफ तरीके से, साफ ढंग से प्रवेश भर्ती हो। जी, वो 70% कहते हैं कि वो नहीं हो रहा। चलेगी परीक्षा तो वही साफ सुथरी परीक्षा पर उनको भरोसा नहीं है। अगला लेकिन अगला सवाल, अभी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या सोचता है युवा कि किस चीज पर युवाओं के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए? शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार 23%, यानी युवा चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं सुधारे, शिक्षा पद्धति वहां पर सुधारे। बुनियादी ढांचा और पूंजीगत खर्च 21% युवा चाहते हैं कि उस पर यानी कोर जो मुद्दे हैं उस पर सबसे ज्यादा सरकार का ध्यान होना चाहिए। सीधे परिवारों को मदद, जो आज की स्थिति में चुनाव जीतने के लिए एक आसान तरीका बन चुका है एक तरीके से। सीधे परिवारों को मदद 16% युवा कहते हैं कि हाँ, उससे हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। सबको बराबर प्राथमिकता 18% और टैक्स घटाना 8%, सामाजिक सद्भाव बढ़ाना 4%। यानी अभी भी युवाओं को लगता है कि सरकार की प्राथमिकता मुख्य रूप से मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पर होनी चाहिए, जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर होनी चाहिए, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा। अगला सवाल, सीजेपी दबाव समूह बने रहना चाहता है, आप क्या कहेंगे? दबाव समूह ही बने रहे ऐसा 39% मान रहे हैं, और चुनाव लड़े ऐसा 26% मान रहे हैं।
और आखिरी सवाल इस जेनजी को लेकर, सीजेपी चुनाव लड़ी तो क्या आप वोट करेंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या आप वोट करेंगे अगर कॉकरोच जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी बनती है? हां कहने वाले 33% है, लेकिन नहीं कहने वाले भी 43% है। जाहिर सी बात है कि वो चाहते हैं, जिस तरीके से पहले सवाल का उन्होंने जवाब दिया, कि एक दबाव बनाने के लिए जो गुट है वो बनाकर सीजेपी वहां पर काम करे तो उसका ज्यादा असर किसी भी सरकार पर होगा, बजाय इसके कि वो राजनीति में उतरे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद, तो वो चाहते हैं कि वो एक दबाव गुट बनकर वहां पर काम करे। सबसे दिलचस्प सवाल जो आया है उसकी टाइमिंग, सवाल की और सिद्धार्थ जी की टाइमिंग बड़ी अच्छी है। तो सिद्धार्थ जी, इस सवाल की तरफ गौर फरमाइएगा। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी को जेनजी टॉप पर रख रहा है और लगभग 22% लोग ये कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी सबसे, आप इसको राउंड अप कर दें तो 22.07 है, लगभग वो पहुंच जाता है 23% पर। महंगाई 18%, 7% किसान संकट को बड़ी समस्या बता रहे हैं, गरीबी को लगभग 5.5% के आसपास लोग, और वहीं भ्रष्टाचार की एंट्री हो चुकी है 4.6% के साथ। ये मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि आपने करप्शन फ्री गवर्नेंस की बात की थी। ऐसे में अगर करप्शन जेनजी की नजर में बड़ा मुद्दा बन रहा है और एंट्री हो रही है उसकी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और वहीं महिला सुरक्षा को भी 4.3% यानी 4% के आसपास लोग करें। मुझे लगता है कि अब चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। एक बार सभी मेहमानों को दिखा दीजिए जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सिद्धार्थ यादव जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, इस वक्त इस देश की संसद में लगभग 40 सांसद हैं जिनकी उम्र 40 वर्ष से नीचे है, और 6 सांसद सिर्फ ऐसे हैं जो जेनजी हैं। और आप कहेंगे कि मैं भी जेनजी हूं, तो आपकी राय और लगता है इस जेनजी की राय अलग है, क्योंकि वो तो बहुत सारे मुद्दों पर सरकार के काम से नाखुश है। वो तो मान रहे हैं कि भाई नौकरी और नौकरी ना मिलना उनकी सबसे बड़ी परेशानी है। सिद्धार्थ जी। नमस्ते अंजना जी, नमस्ते साहिल जी, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अंजना जी, मुझे नहीं लगता कि मेरी राय अलग है या देश की सरकार की राय अलग है। सबकी राय एक समान है। हमारी सरकार इस वादे के साथ 2014 से खड़ी है कि देश में भ्रष्टाचार न्यूनतम होना चाहिए, देश में ढांचीगत व्यवस्थाएं ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, देश में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, देश में रोजगार के जो अवसर हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने चाहिए, और उसी पर हम काम कर रहे हैं शुरुआत से। अगर किसी भी युवा को लगता है कि अगर इन चीजों पर ध्यान आकर्षित होना चाहिए, ये नकारात्मक कहां से हुआ? मैं तो इसको नकारात्मक मानता ही नहीं। अगर युवा को लग रहा है कि शिक्षा पर आपका ध्यान जाना चाहिए, अगर रोजगार पर आपका ध्यान जाना चाहिए, सरकार ध्यान लेकर के जा रही है, इसीलिए ध्यान जा रहा है। सरकार उन चीजों को बेहतर कर पाई है, इसीलिए चीज हो पाई है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमने इस देश के अंदर, जिसका सीजेपी ने नेतृत्व किया, या जंतर मंतर पर देश का शिक्षा व्यवस्था या नीट के एग्जामिनेशन को देख करके आंदोलन देखा। आप 2014 पे सोचिए, देश में नीट की सीटें होती थी 50,000। 50,000 ही डॉक्टर हर साल बनते थे। वो हमारी सरकार ने ढांचागत व्यवस्था डबल से भी ज्यादा कर दिए और 1,38,000 नीट की सीटें हुई। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे देश में, वो 400 से कम थे, वो 1000 पे लगभग हमने पहुंचा दिए। ये अवसर इतने बढ़ पाए, तभी आज नीट का पेपर लीक, उसमें और बेहतरी क्या हो सकती है, उस पर युवा कह रहे हैं। नहीं तो मुद्दा कुछ और होता। मुद्दा होता साहिल जी, अगर आपका सर्वे होता तो मुद्दा ये होता, क्या नीट की सीटें बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? वो हमने सॉल्व किया, नहीं, तभी तो बात दूसरी हो रही है। मुद्दा आप दूसरी तरीके से भी देख लीजिएगा। सबसे बड़ी बात इसमें जो बताई गई है कि युवाओं को रोजगार बनाने की जिम्मेदारी किसकी है आखिरकार? राज्य सरकार, केंद्र सरकार की। यानी सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार यह नहीं कह सकती कि किसी ने अपना एक छोटा सा धंधा खोल लिया है तो वो कुछ ना कुछ कर रहा है। यह नहीं हो सकता, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में यह बात बिल्कुल साफ तरीके से बताई गई है कि किस तरीके से आज की स्थिति में जो शिक्षा दी जाती है युवाओं को, वो नाकाफी है नौकरी पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए। और कहीं ना कहीं विदेशों के मुकाबले हम पिछड़ रहे हैं उस मामले में। देखिए, आप सिर्फ 8.5% युवाओं को नौकरी उसके वजह से मिल पा रही है। सरकार की जिम्मेदारी साहिल जी, 2020 और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें। जब 2020 के अंदर सरकार नई देश की शिक्षा नीति लेकर के आई थी, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा गया था, अगर आप उसके विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, उसमें एक लाइन थी कि हमको देश के युवा को केवल एजुकेटेड नहीं, उसको एम्प्लॉयबल भी बनाना। 2025 में वो लागू होनी थी, वो 2026 में उसके रिजल्ट्स चाहिए थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप। नहीं, उस पे मैं वही, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। वो फेज्ड मैनर में लागू होनी थी। उसके काफी फेजेस लागू हो चुके। उसका लास्ट फेज 2032 लगा। वो देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है,
वो फेज्ड मैनर में लागू होनी है। उसके विजन डॉक्यूमेंट में उसका फेजेस लिखे हुए हैं कि 2030 तक क्या लागू होगा। पर मैं आपको जो बोल रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। अगर हमारे देश में हम एक शिक्षा नीति लेकर के आए, जो गैप था कि हमारे देश के युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाना, उनको वो उस प्रकार की अप्रेंटिसशिप देना, उनको उस प्रकार के अवसर देना कि वो एजुकेटेड के साथ साथ एम्प्लॉयबल बन सके, तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ला पाए। में कितने लोगों को इंटर्नशिप वाले स्कीम में अभी काम पर लगाया गया है या इंटर्नशिप हो रही है? क्या आपके पास डेटा है? हाँ अंजना जी, जो हमारी अपेक्षा है शायद उससे कम, पर भारत या किसी भी देश के लिए इस स्तर पर लाया हुआ इतना विजनरी एक इंटर्नशिप कार्यक्रम, उसको देश के धरातल तक पहुंचाने का जो ड्यू समय है वो हमको लगाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें देखिए, हम जिस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश का युवा वो स्कूली एजुकेशन में क्या प्राप्त कर रहा है, फिर वो कॉलेज में जा रहा है तो वो क्या प्राप्त कर रहा है, उसके बाद वो कॉलेज से निकल रहा है वो कितना एम्प्लॉयबल है, और इंडस्ट्री का क्या स्टैंडर्ड है, वो ला सकता है कि नहीं ला सकता। ठीक है, कौशिक, सबसे बड़ा टेकअवे आपकी नजर में क्या है? उसके बाद से कांग्रेस पार्टी से भी एक रिएक्शन लेंगे, क्योंकि ये जेनजी को रिलेटेड है, मौजूदा सरकार को रिलेटेड है। सबसे बड़ा टेकअवे आपको क्या दिख रहा है? अगर पूरे सर्वे को मैं कॉम्प्रिहेंसिवली देखूं तो देश में गुस्सा है सरकार के प्रति, एक तरह का गुस्सा है। और मैं सिर्फ जेनजी की बात नहीं करूंगा, ऑल एज ग्रुप्स में गुस्सा है, डिस्कंटेंट है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस डिस्कंटेंट की वजह से लोग इस सरकार से हटके किसी दूसरे पार्टी की तरफ जा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए अभी वो सब रिवील मत कीजिए, वो सब आएंगे, वो रिवील मत कीजिए, क्योंकि अपने दर्शकों को भी बता दें कि 6 बजे हम आपको बताएंगे कि अगर आज हो चुनाव तो क्या वोट परसेंटेज रहेगा पार्टीज का और क्या सीट्स मिलेगी पार्टीज को। बट जेनजी का मूड क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? जेनजी का मूड मैं कह रहा हूं, मैं डिसइल्यूजनमेंट है। हाँ। लेकिन लोग तलाश कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। एक तरह से देखा जाए तो ये गुस्सा एक तरह का इम्पेशंस है। मे बी इस सरकार से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा है, तो 12 साल हो गए, डिलीवरेंस के नाम पे थोड़ा इम्पेशंस बढ़ चुका है। लेकिन अगर हम पुराने बातों के साथ कंपेयर करेंगे, मनमोहन सिंह के 10 साल के बाद कैसा हुआ था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सरकार बेहतरीन स्थिति में है। कौशिक, लेकिन ये बेंचमार्क के साथ कंपेयर करना एक जल्दी से मुझे सवाल पूछना है, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स इस बात का जिक्र हमेशा करते हैं और सिद्धार्थ भी कई बार हमारी चर्चा में आते हैं, और किसी भी आंकड़ों पर नजर डाले तो हमेशा इस बात को लेकर नाराजगी होती है। एक तो बेरोजगारी और महंगाई, उस बात ये हमेशा टॉप 3 में हमको दिखाई देते हैं। मैं जितने सालों तो क्या ये हम मानकर, हाँ मतलब क्या ये हम मानकर चले कि ये तो आम बात है, या सचमुच में इस बार कुछ अलग है? क्योंकि ये आम बात की चक्कर में ही 2014 में ये स्लोगन चल गई थी कि बहुत हो गई महंगाई की बार, इस बार लाएंगे मोदी सरकार। जब से मैंने एमओटीएन सर्वे को देखा है तब से ये अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, ये दोनों हमेशा ही टॉप में रहते हैं। इनके इंटेंसिटी कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं। तो और जो जेनजी की बात करें, सिर्फ जेनजी ही क्यों, जो युवा है, आप जिस जमाने में युवा थे, मैं था, हम भी जो भी सरकार होते हैं उनके तरफ गुस्सा ही होते हैं। और ये भी समझना पड़ेगा कि ये 12 साल की सरकार ये युवाओं ने देखा है, सिर्फ मोदी सरकार ही देखा है, उनको पुराने कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है। तो जो भी कंपैरिजन करेंगे वो जो मिला हुआ है उसके साथ कितनी बेहतरी हो रही है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें सिर्फ एक नंबर लेके या अगस्त 2026 के नंबर लेके ही उनके पास कंपैरिजन करने के लिए पिछला मॉडल नहीं रख सकते, पिछला मॉडल नहीं, 20 साल पहले 25 साल पहले। लेकिन ये है कि लेकिन 97 to 12 है ना भाई, तो आप देख लीजिए कि उन्होंने कितना देखा, क्या उनकी उम्र है? वो बिल्कुल ठीक बात है। 2014 में से तो आप ही क्यों सरकार वो देख बिल्कुल ठीक बात है। और इसीलिए क्या इस एनालिसिस की ईमानदारी इसमें नहीं होगी कि हम इस नंबर के साथ वो नंबर भी दें कि 14 में क्या था वो नंबर और आज क्या है नंबर। फॉर एग्जाम्पल, डबल डिजिट की इन्फ्लेशन 12 साल में गई ही नहीं। और 12 साल वो डबल डिजिट की इन्फ्लेशन और सिंगल डिजिट का ग्रोथ रेट वो 2013-14 में था। आप मानेंगे नहीं, मैं कॉलेज में एंटर किया था, होपलेस सोसाइटी, फ्रेजाइल 5 इंडियन इकोनॉमी अखबार में छपा था, हेडलाइन। नहीं है वो सिचुएशन। वी आर फैंटास्टिक 5 इकोनॉमी। हमने 10 साल के अंदर 10वें पायदान से 5वें पायदान पे देश को ले आए। 2004 से 14 मैं भी नहीं था, मेरे को नहीं ध्यान होगा। साइज ऑफ द इकोनॉमी बात कर रहे हैं तो 2004 में 0.7 बिलियन की इकोनॉमी थी, जो 2014 तक 2.7 तक हो गई। आप उसका परसेंटेज निकालिए कितना हुआ। नहीं ठीक है, ये सब पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स है। बट अभी हम जेनजी डिस्कस कर रहे हैं, आप इकोनॉमी पर ले जा रहे हैं, अभी इकोनॉमी पर भी आएंगे। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। 2 बातें हैं जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। एक है नौकरियों की बात, वो आपके इकोनॉमी का क्या साइज है उससे नहीं मैटर करता है। दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं कि जो नौकरियां हैं वहां पर सैलरी ठीक नहीं है।
वहां पर आ जाता है पर कैपिटा इनकम। ये ही तो आपके चैलेंजेस है ना सिद्धार्थ जी, ये दो चैलेंजेस जल्दी से पूरा करें, फिर गुप्ता जी बहुत देर से। देखिए अंजना जी, आई टोटली एग्री, एंड मैं इसमें आपको अपना एक एनालिसिस और जोड़ता हूं। 90s के दशक में जो भारत का पॉपुलेशन सर्ज था वो उसके बाद से डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे गया। इसका मतलब यह है कि लेटर 90s में जो पॉपुलेशन, जो बच्चे पैदा हुए थे, वो हमारा एक पीक थी। अब वो आज जिसको हम एम्प्लॉयबल जनरेशन कह रहे हैं, वो पीक आज एम्प्लॉयबल जनरेशन के मुकाम पर पहुंची है। कॉलेजेस से बाहर निकली है, उसको अवसर चाहिए। इसी साथ में हम दुनिया में एआई का ट्रेंड्स देख रहे हैं, दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक सर्ज देख रहे हैं बहुत बड़ा, नौकरियों का जो शिफ्ट हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है, उसको देख रहे हैं, सेक्टर्स में जो बदलाव हुआ है उसको देख रहे हैं। दिस इज अ ग्लोबल चैलेंज, बट हाउ इंडिया इज ब्यूटीफुली डूइंग इट, वंडरफुली डूइंग इट, इज व्हाट हैज टू बी अंडरस्टूड। आप समझ रहे हैं? सिद्धार्थ जी एक बार फिर टोक रही है, आपको टिपिंग पॉइंट समझ में आ रहा है? टिपिंग पॉइंट है पेपर लीक। नहीं, मेरे भाई को कौशिक, अगर इतने सारे बच्चों का विरोध हुआ, सड़कों पर निकले, तो वो पेपर लीक के खिलाफ निकले ना। एग्जाम क्यों नहीं करा पा रहे हैं हम? ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए अंजना जी, मेरे को लगता है टिपिंग पॉइंट मैं बहुत नहीं मानूंगा, बिकॉज इट इज, ये एक सेंसेशनलाइज करके मेरे को सुनने में ठीक लगेगा। टिपिंग पॉइंट, अगर युवा आज आईआईटीज में पढ़ रहा है, अगर पहले जितने एम्स, मैं मेडिकल की बात कर रहा हूं, नीट का पेपर लीक हुआ, जितने 60 साल में एम्स बने उसके डबल एम्स बन गए 10 साल में, तो जो नए वाले एम्स में बच्चा पढ़ रहा है उसको पेपर लीक से तो आपत्ति है, पर वो ये भी जानता है कि मेरा एडमिशन इसीलिए हुआ क्योंकि ये नया एम्स बना। आप सोचिए अगर ये नया एम्स नहीं होता तो मैं कहां पढ़ता। लेकिन उस डबल आईआईटीज, डबल आईएम्स, लेकिन उस आईआईटी से जब वो बाहर निकलता है, नीति आयोग के आंकड़े कहते हैं कि 55,000 गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पिछले साल भर में 1.86 करोड़ एप्लीकेशंस आए, यानी हर जॉब के लिए 350 से ज्यादा करीब। एंड दैट इज, ये आंकड़ा क्या है? एंड दैट इज करेक्ट साइड। ये डरावना आंकड़ा नहीं मानते हैं। नहीं, ये बिल्कुल डरावना नहीं है। नहीं, ये मैं 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं हमको युवा को रोजगार देने वाला बनाना पड़ेगा। When we are the youngest country in the world, 65% आबादी हमारी 35 साल से नीचे है। अगर वो जॉब सीकर रहेगी, कोई सरकार और कोई सरकारी नौकरी पूर्ति नहीं कर सकती। We have to develop the private sector. We have to make them job givers. We have to make an ecosystem. जल्दी से दिखा दीजिए हमने जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाया, समझ गए, लेकिन आपके पॉइंट में गलती है कि इंस्टीट्यूशन बढ़ाए गए हैं, एम्स भी बढ़ गए हैं, लोग मानते हैं कि केंद्र और राज्य सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। एक बार दिखा दीजिए 4 नंबर का ग्राफिक्स दिखाइए। ये है ना, ये आपकी समस्या है। कौशिक फिनिश कीजिए, गुप्ता जी के पास जाए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आईआईटी भी बढ़ गए हैं, एम्स भी बढ़ गए हैं, लेकिन क्या उनमें प्रोफेसर्स है, क्या उनमें सारे सुविधाएं हैं? कि जैसे आपने शिक्षा नीति की जिक्र किया, वहाँ पे ये कहा गया है कि इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या ढांचा जो स्ट्रक्चर बनाने से ही नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षक की। क्या हमें उतने शिक्षक है क्या? ट्रेन शिक्षक है क्या? अनुभव है? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, ये सर्वे में भी कहा गया है। हाँ। हरिशंकर गुप्ता जी, के साथ साथ मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी फोकस होना चाहिए, और पेपर लीक उसी समस्या का एक हिस्सा है। हरिशंकर जी, आपको अभी माकूल पिच मिल रहा है क्योंकि जेन जी पर सवाल है और वहां पर सारा का सारा गुस्सा जो है वो बीजेपी की तरफ है, सरकार की तरफ है। 63% मानते हैं केंद्र राज्य सब जिम्मेदार हैं, लेकिन राज्यों में भी है। अभी 4 राज्यों में मुझे लगता है आपकी सरकार है, और 1-2 जगह पर अलायंस में आपकी सरकार है इस वक्त देश में। ये उम्मीदें तो आप लोगों से भी हैं उन राज्यों में। झारखंड में भी हमने आंदोलन देखा। बोलिए गुप्ता जी। अंजना जी, पहले तो मैं जो सर्वे के बारे में आपने बताया है जी, विस्तार से बताया है, और सर्वे को देख के अगर मैं टिप्पणी करना चाहूं तो यह कि साहिल जी ने कहा कि 70% जो देश का छात्र है, देश का नौजवान है, वो शिक्षा प्रणाली में विश्वास नहीं रखता है। साफ सुथरी शिक्षा परीक्षा व्यवस्था 70%। एंट्रेंस 70% की जब बात करते हैं तो मैं एंट्रेंस एग्जाम, फिर से इसको साफ कर दे सर। इसको शिक्षा पद्धति पर विश्वास नहीं है मत बोलिए, इसको शिक्षा की व्यवस्था पर सवाल। उनको साफ सुथरे एग्जाम्स को लेकर परीक्षा पद्धति जैसा आप समझे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये जैसा नहीं सवाल कि 70% जो आज का नौजवान छात्र जो है, जो पढ़ाई करके निकलता है या पढ़ाई करना चाहता है, एग्जाम देता है, उसको आज के व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। ये आज के आपके सर्वे का क्रक्स है और सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद अगर मैं इसको समअप करना चाहूं सारी चीजों को, तो ये है कि हम लोग पुराने समय में ना जाएं, 14 साल में क्या हुआ उस पर बात करें, और 14 साल पहले 1947 से लेकर 2014 तक देश कहां था और कहां तक पहुंचा उसको भी समझने की जरूरत है। कि हमारे साथ सिद्धार्थ जी बैठे हुए, उन्होंने कहा है कि 14 साल में क्या हुआ, डबल नीट की सीटें हो गई हैं,
एम्स बढ़ गए हैं, ये तमाम चीजें हो गई है, ये बातें अब बहुत पुरानी घिसी पटी हो गई है। आपके आज का जो मुद्दा है उसमें हम बात करें। आज का जो समग्र विषय ये है, जो लोगों के सामने सबसे बड़े मुद्दे वो ये हैं, एक तो युवा, एक बचत और एक न्याय। जब युवा की बात करते हैं, जो जनजी उसमें आ गया, और बचत की बात करते हैं और जेब की बात करते हैं, तो महिलाओं की जो जेब है उसको देखना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि जब न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सर आपने सवाल सुना था मेरा? नहीं, हाँ, सुन लिया था हम मैंने जरा युवाओं पर सवाल पे अब आइए। तो अब मैं सवाल सुन लिया, तो सवाल का जवाब दे रहा जी। हूं। आपके सवाल का तो मुख्य रूप से जवाब मैंने दे दिया कि 70% जनजी के ऊपर बात तो कर ही रहा हूं। तो आपके राज्य भी हैं, 4 राज्य हैं जहां आपकी सरकार नहीं, चलती 4 है। राज्य की बात भी मैं केंद्र करूंगा। और राज्य दोनों जगहों पर जनता मानती है कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है। नहीं, 4 राज्य को 4 राज्यों को पूरे केंद्र से कंपेयर ना करो। 4 राज्य को बाकी स्टेट जो 27-28 स्टेट से उनसे कंपेयर ना करो। आप उसको बराबर करके देखेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कोई नतीजा नहीं निकलेगा। झारखंड में अगर परीक्षा बहाली में दिक्कत हो तो आप पे पट्टी बांध ले। देखिए, मूड ऑफ द नेशन की हम बात करें तो मूड ऑफ द नेशन मैंने बता दिया आपको कि युवा, वो तो हम बताएंगे ना सर, आप तो नहीं बताइएगा। हरिशंकर जी, 3 मुख्य चीजें हैं। हरिशंकर जी, एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं इसमें। देखिए, आप ठीक है, आप जैसे अंजना ने कहा कि आपको देखिए प्लेट पर बहुत कुछ मिला हुआ है, जेनजी में गुस्सा दिखता है, लेकिन फायदा आपको होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, 6 बजे बताएंगे। नहीं, इसमें भी एक सवाल है। देखिए, सीजेपी नया एंट्रेंट है, सीजेपी नया एंट्रेंट है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बनी है, लेकिन जेनजी कहते हैं कि अगर वो चुनाव में उतरेंगे तो 33% जेनजी कहते हैं कि उनको वोट डालेंगे। यानी छात्रों की गूंज किसी और की पहुंच रही है। नहीं तो अभी तो कहां हम पहुंचे इस बात पे। अगर मैं विषय से भटक के बात करूंगा तो अंजना जी टोकेंगे बीच में कि ये तो विषय धन्यवाद ही पूछा था। धन्यवाद ये जानने के लिए। और आप नए सवाल तो मैंने दूसरा किया था, जवाब किसी और को दे रहे हैं। आप पहली बार आए हैं और आपका बहुत स्वागत है गुप्ता जी। तो बात कहीं और पहुंच जाएगी। नहीं, बहुत अच्छा है गुप्ता जी, आपने एकदम इतनी अच्छी बात कह दी ना। ये सारे जो है ना पुराने, कोई सवाल का जवाब नहीं देता, अपनी बात रट के आते वही बोलते हैं। नहीं, तो मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूं। मैं तो आपने शुरू कीजिए। आपने जो दिखाया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने जो दिखाया मैं उसकी बात कर रहा हूं। झारखंड के बच्चों की दिक्कत, गुप्ता जी नए हो गए तो कमाल हो गया। तो फिर मैं जो आपने जो सर्वे जेनजी कार्ड ना खेले यहाँ पर, आप जेनजी कार्ड ना खेले। सर्वे जो दिखाया है अंजना जी, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। सुधा जी, एक सेकंड, ये जो आपने कहा कि पेपर लीक इज द टिपिंग पॉइंट, ये आप सेंसेशनलाइज कर रही हैं। ग्राफिक्स नंबर 5 दिखाइए, जो नीचे भी चल रहा है सर। 40% हमको परीक्षा जो है साफ सुथरी प्रवेश भर्ती परीक्षाओं पर 40% कह रहे हैं बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं। ज्यादा भरोसा नहीं है कहने वाले 27%। जोड़ लीजिए कितने हुए? 67। काफी हद तक है 9% कहने वाले, और बहुत अधिक हमको तो भरोसा है, ये 14% सिर्फ कहने वाले हैं। तो अगर 67%, पता नहीं वाले भी 10% है, 67% कह रहे हैं हमको भरोसा नहीं है, ये आपकी सरकार पर, ये तो मतलब ये सरकार पर सबसे बड़ा वो है ना। देखिए अंजना जी, स्वाभाविक बात है, अगर पेपर लीक, कोई बड़ा पेपर लीक हो जाएगा और वो छात्रों के लिए एक इमोशनल इशू भी है, 67 का 70 भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। पर क्या हमारी व्यवस्था यही है? क्या हमारी व्यवस्था पेपर लीक है? मतलब मैं आपसे लार्जर इश्यूज पर बात करना चाहता हूं। मैं 2 चीजें बोलता हूं आपको। सबसे पहले तो अभी बोला गया कि और कुछ बात मत करिए, केवल इस पे बात करिए। हम स्कूल से शुरू करते हैं। 68% स्कूल्स देश के अंदर, 70% स्कूल्स वो राज्यों द्वारा ही संचालित है। एडेड को छोड़ दीजिए, केंद्र तो केवल 0.15% स्कूलों को चलाता है। राज्य के स्कूलों में क्या हालत है आज? तो कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। अरे मैं उत्तर दे रहा हूं सर, आप सुनिए। केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आप सुनेंगे तब समझेंगे। मैं आज अगर कांग्रेस इस बात को समझे कि जितना आंकड़ा दिख रहा है, या इस आंकड़े में से हम अच्छा गप कड़वा कड़वा थू कर दें और हमारे लिए कुछ नहीं हो। कर्नाटक के अंदर 24,000 टीचर्स की वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। कर्नाटक में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, 10 सेकंड दीजिएगा, वो स्टूडेंट नहीं। तेलंगाना, अब 1000 स्कूल्स हिमाचल ने, कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिए। हिमाचल में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो जेनजी नहीं, वो वृद्धावस्था में है। प्राथमिक शिक्षा के हर जगह पे वही हाल है। तेलंगाना में जो स्कूल चल रहे हैं, और इसीलिए हर जगह, उत्तर प्रदेश में कितने बंद कर दिए वो भी बता दीजिए। हर जगह आइए ना, मैं वही बता रहा हूं। मैं वही, उत्तर प्रदेश में कितने बंद, ये बताइए। मैं वही बता रहा हूं। नहीं, बता दीजिए ना, उत्तर प्रदेश में कितने बंद करके अच्छा उत्तर प्रदेश में बेकार की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, लड़ने थोड़ी आए हैं, लड़ने नहीं, आप बात की आप क्यों इतने विचलित हो रहे हैं? एक शब्द बोला मैं, उत्तर प्रदेश में कितने बंद किए वो बता दीजिए। आप जब बोलेंगे मैं आपसे
आपसे तेज बोल सकता हूं, उम्र भी कम है, पर ऐसा नहीं करिए। नहीं, उम्र तो मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितनी मत करिए। मैं बिल्कुल नहीं बोला था। मेरा कहना यह है अंजना जी कि आज देश में बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा के मूलभूत ढांचे पर बात हो रही है, और हमारी सरकार शुरुआत से इसी ढांचे को सुदृढ़ कर रही है। लेकिन सिद्धार्थ, यहां पर सवाल यह होता है, जो अंजना ने सवाल पूछा उसको मैं एक स्टेप आगे लेके जाता हूं। देखिए, आपकी सरकार ने कहा कि देखिए पेपर लीक बहुत होता है, इसीलिए हम एक नेशनल एजेंसी लेकर आएंगे, ठीक है, यूनिफाइड तरीके से हम एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, और इसीलिए एनटीए का गठन हुआ और उसके बाद एनटीए के जरिए परीक्षाएं लेना शुरू हो गया। आपने एक अच्छी पहल की, लोगों को आपने भरोसा दिलाया कि देखिए एनटीए के जरिए पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन आज जो सर्वे दिख रहा है उसमें जो नंबर्स जो अभी हम चला रहे हैं, 67% अभी भी छात्र ये समझते हैं या युवा ये समझते हैं कि जो परीक्षा पद्धति है वो ठीक नहीं है, उसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए, ये फर्क है और इसीलिए सवाल उठा। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल जायज है साहिल जी। 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला संज्ञान में आया और सरकार भी वहां मौजूद थी, जिसके बाद एनटीए के गठन की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कही गई, तब भी सरकार की मंशा यह थी कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी प्रकार का पेपर लीक ना हो। अगर उसमें लूप होल्स निकले, सरकार ने एक हाई एम्पावर्ड कमिटी बनाई, उसकी रिकमेंडेशंस को माना। आज सरकार ने देश का सबसे मजबूत पेपर लीक कानून बनाया, फिर एक हाई एम्पावर्ड कमिटी बनाई, नंदन नीलकनी जी जैसे एक्सपर्ट्स उसमें डाले। मंशा क्या है? मंशा यही है कि पेपर लीक नहीं हो, मंशा यही है कि शुचिता परीक्षाओं की बनी रहे। अगर सरकार 16 में रिफॉर्म कर सकती है, सरकार 26 में भी रिफॉर्म कर सकती है। मैं मानता हूं साहिल जी, जितने आंकड़े हैं ये अपेक्षा हम पर दिखाते हैं, और अपेक्षा उसी से होती है जो कल के दिखा सकता है। और ये सिर्फ आपसे नहीं, खरा उतरेंगे, ये सिर्फ आपसे नहीं, हम इनके लिए जहां पर हरिशंकर जी की पार्टी की सरकार है वहां पर भी वही अपेक्षा है, पर वहां तो नौकरी की व्यवस्था करिए। वहां चर्चा ही नहीं है। कर्नाटक हो, झारखंड हो, तेवर, मैं आप 10 हिमाचल प्रदेश हो, सब जगह पे यही है। ये तेवर और ये चर्चा ना झारखंड में है, ना कर्नाटक में, ना तेलंगाना में, ना हिमाचल में, कहीं नहीं है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये सारे तेवर, ये सारी चर्चा वही है जहां भाजपा शासन में, क्योंकि अपेक्षा भाजपा से भाजपा अगर 2/3 जगह पर, भाजपा अगर 2/3 जगह पे अगर सरकार चलाएगी तो आपसे हम तैयार हैं। डबल इंजन की बात होगी तो पूछा ही जाएगा। साहिल जी, मैं कह रहा हूं हम 1/3 हो चाहे 2/3 हो, हम तैयार हैं। अपेक्षा हमसे है, पर छात्र वहां भी है, वो वृद्ध नहीं होगा। इतना ही मेरा निवेदन है। आपका बात खत्म होगी तो मैं कहूं? बिल्कुल हो गई सर। अब थोड़ी थोड़ी आपकी दवाई दूं अगर आप कहो तो। नहीं, जरूर दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप सही हैं, मैं बहुत पुराना। नहीं, मैं छोड़ दूं। अभी चलिए, आपने उल्टा कर दिया। बोलिए, जल्दी बोलिए गुप्ता जी। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अब आप विषय से हटके अगर आप दूसरी लीपापोती में लगेंगे तो उसके लिए कहना बहुत जरूरी है। दिल्ली में आपने पैलेट गन चलवा दी, लड़कियों के कपड़े फड़वा दिए, डंडा चलवा दिया। झारखंड में तो जाके बात इसका शिक्षा व्यवस्था का क्या लेना देना? आप रुक जाइए, क्यों नहीं? आपने इसका शिक्षा व्यवस्था आपने झारखंड की बात करी ना, तो जब जवाब दे रहे थे झारखंड की बात करी आपने, आप संसद से क्यों? आप झारखंड की बात करी ना आपने, आपके नेता पैलेट गन नहीं चलवाई कि वो भाग गए? आपने पैलेट गन नहीं चलवाई, संसद के अंदर लाठियां नहीं चलवाई, लड़कियों के कपड़े नहीं फटे। हमने तो नहीं, हम तो चर्चा कर रहे थे। किसके ऑर्डर से होता है? क्यों भागे? होम मिनिस्टर के ऑर्डर से होता है, कानून बना हुआ है। आप बताएंगे? राहुल पुलिस का एक्शन तो होम मिनिस्टर के ऑर्डर बताएगा। राहुल गांधी उनके बीच में थे, राहुल गांधी उनके लिए लड़ाई लड़ी। अरे राहुल गांधी संसद में क्यों बैठे? संसद में राहुल गांधी ने झारखंड का मामला सुलझाया। सर क्या सुलझाया? क्या किया? मुख्यमंत्री से लेकर बात करके झारखंड का मामला सुलझाया। क्या सुलझाया? आप तो कहेंगे ये, बताइए ना, झारखंड में क्या आप सुलझाया? यही कहेंगे कि नहीं सुलझाया। मैं तो सुनना आप चाह तो रहा हूं, कुछ क्या सुलझाया? आपसे कितना दूरी है पार्लियामेंट से? हरिशंकर क्या जी, सुलझाया? झारखंड में क्या सुलझाया? एक मिनट, पार्लियामेंट से कितना दूरी है? झारखंड में क्या सुलझाया? जहां सरकार में वहां चिट्ठी लिख दी, वाह भाई वाह, सुलझा दिया। चिट्ठी लिखी, फोन किया, सुलझा दीजिए। मैं आपको खींच के मुद्दे पर लेके आता हूं। देखिए, जो बात उनसे पूछी गई वही बात आपसे भी पूछी जा सकती है, क्योंकि छात्र आज की स्थिति में आकर बिल्कुल है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी सरकार, किसी की भी हो, राज्य हो या केंद्र हो, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार, बुनियादी ढांचा और पूंजीगत खर्च पे ज्यादा ध्यान दे। ये नहीं होगा हिमाचल प्रदेश की तरह कि जहां पर आज की स्थिति में सरकार ये कहने की कोशिश करिए कि हम अधिकारी कम कर देते हैं क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है इस पर खर्चा करने के लिए। पेट्रोल में ऑर्फन और विडो सेस लगा देते हैं। हाँ। गुप्ता जी, बुनियादी ढांचा था वो। हाँ। जवाब दीजिए ना। ऐसा है, अच्छा लगा सवाल, जवाब नहीं देंगे पर मैं तो बोला ही नहीं। अरे बोलते आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता हो जाइए, आप जवाब दीजिए ना। बोले। देखिए ऐसा है, हिमाचल की बात मत करिए खाली आप। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, उदाहरण। हिमाचल की बात मत करिए, पूरे देश की हालत ये है। आज पूरे पेट्रोल में इथेनॉल जो मिलाया जा रहा है वो हिमाचल में अकेले में मिलाया जा रहा है क्या? अरे आज चीनी के दाम बढ़ गए, गन्ना खत्म हो गया है, वो हिमाचल में खत्म हो गया है। दाम बढ़ा दिया वो बता, आप अकेले हिमाचल की बात मत करें।
हिमाचल एक हिल स्टेट है, वहां की अपनी अलग परेशानी है, अलग मजबूरियां हैं। आप बाकी पूरे देश की बात करें ना, खाली केंद्र में क्या हिमाचल में क्या केंद्र की सरकार है? से ही भाग रहे हैं, मतलब भागने की क्या बात है? आप ना झारखंड पर जवाब दे रहे हैं ना हिमाचल पर, कभी आप यहाँ पूछते हैं कभी वहां पहुंचते हैं। आप झारखंड पर हिमाचल पर बात कर रहे हैं, बाकी बात अरे उनसे पूछा ना बाकी राज्यों पर। कहाँ बोला उन्होंने? आप उनको कहिए ना, आप कहिए ना कहाँ बोला उन्होंने? आप उत्तर प्रदेश में कहाँ बोला उन्होंने? अरे ठीक है, ऐसा आपसे नहीं आपने पूछेंगे, बिहार में आराम कहाँ से बोला उन्होंने? बिहार में जो हालत हुई जो नाराज कांग्रेस वाले हैं, सवाल पूछे, देखिए ऐसा है, आप हिमाचल में तो मेरे से सवाल कर रहे हैं, बाकी स्टेट्स में उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। एक बात ठीक के है, लिए आप आराम से नहीं, ठीक है, एक बात के लिए ना आपको भी समझना चाहिए, जो सवाल इसमें पूछा गया था, क्योंकि बाकी 3 सवाल भी हमारे पास है, उस पर भी हमें जाना है, क्योंकि वो आपसे जुड़े सवाल है खास करके। लेकिन जो मैंने ओरिजिनल सवाल पूछा था, देखिए मुद्दे तो आपके पास बहुत है, ये भी बात ठीक है कि आज की स्थिति में डबल इंजन की सरकार बहुत जगह पे चल रही है, लेकिन सीजेपी अगर राजनीतिक पार्टी बनती है तो वो कहते हैं 33% युवा कहते हैं कि हम उनको वोट डालेंगे। इसमें मेरी ये विपक्ष की फेलियर नहीं है। नहीं, इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, आपकी होनी ये चाहिए। आपका संशय हो सकता है, आपका सर्वे हो सकता है, आप ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि वो राजनीतिक पार्टी बनेगी कि नहीं बनेगी, अभी किसको पता है इस बात का? क्या इसका मतलब बना है? किसी सवाल कुछ पर डेटा ले रहे हो, कुछ डेटा फेंक रहे हो। नहीं, फेंकने की क्या बात है? आपने सर्वे में बता दिया 33% लोग कह रहे हैं कि उनको वोट देंगे। ये आपका अपना ख्याल हो सकता है। अच्छा है, आपने बताया ये तरीका भी अवेलेबल था, मैं भी यही कहता, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, आप मेरे से कुछ भी पूछिए, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, मैं कांग्रेस की तरह हो जाता हूं, आसान काम है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं। यही वजह थी क्या कि राहुल गांधी जी जंतर मंतर पर नहीं के गए? दिमाग पर, उनकी तैयारी पर मैं क्या कह सकता हूँ? यही वजह थी क्या कि राहुल जी जंतर मंतर नहीं गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि आने वाले और राजनीतिक पार्टी ना बन जाए। आपका बयान बिल्कुल गलत है। राहुल पूछ रही गांधी ने बयान नहीं दे रही हूँ, बयान तो आप आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, 1 मिनट दे दीजिए मेरे को, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही वहां पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, फर्स्ट डे से ही, और यह कहा गया कि निष्पक्ष आंदोलन है, जो करना चाहे करेंगे। लेकिन जब हद से पार हो गई, लाठियां चली, पैलेट गन चली, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, तब राहुल गांधी आके धरने पर बैठे। ठीक है, चलिए। और धरने के बाद पार्लियामेंट हिली और धर्मेंद्र प्रसाद का इस्तीफा हुआ। ठीक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधान, हुआ। हाँ। चलिए, आज ये बात भारत को की गलत है सबसे क्या? बड़ी समस्या क्या है, अब मुद्दों पर आते हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या जब ये पूछा गया तो बेरोजगारी को सबसे ऊपर 22.7% लोगों ने कहा है, महंगाई को 18%। देखिए सिद्धार्थ जी, महंगाई का मुद्दा किस तरह से उछाल मारा है, ठीक वैसे ही जैसे चीनी, प्याज और ऐसी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। किसान संकट लगभग 7% लोग मान रहे हैं, गरीबी 5.4, भ्रष्टाचार 4.6 और महिला सुरक्षा 4.3। भ्रष्टाचार की एंट्री हुई इस मुद्दे में, यह सबसे बड़ी बात है। और लेकिन आगे का सवाल, क्योंकि चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष मानते हैं क्या? जिस तरीके से भारत में चुनाव होते हैं उसे निष्पक्ष और स्वतंत्र मानते हैं क्या? फ्री एंड फेयर मानते हैं क्या? तो उसके भी आंकड़े देख लीजिएगा। उसमें हाँ कहने वाले लोग जो है, अगस्त 2025 में 64% लोग कह रहे थे कि हाँ स्वतंत्र तरीके से चुनाव किए जाते हैं, फ्री एंड फेयर होते हैं। जनवरी 2026 में ये संख्या घटकर 57% हो गई थी, अब वो और घटी है, 52% लोग कहते हैं कि हाँ अभी भी देश में फ्री एंड फेयर चुनाव होते हैं, 50% से ऊपर ही है। नहीं कहने वालों की संख्या अब 41% तक पहुंच गई है, जो अगस्त 2025 में एक साल पहले 32% तक थी। और ये बहुत बड़ा डेटा है। ये डेटा ये बताता है कि जो मुद्दा एसआईआर का कई राज्यों में, पश्चिम बंगाल में उठा, फायदा बीजेपी, यही मुद्दा बिहार में उठा, फायदा बीजेपी। तो जो ये मुद्दा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का विपक्ष उठाता है, उसमें एक बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, यानी सही चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग में विश्वास बढ़ा या घटा? तो जब ये नंबर आप देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा, बढ़ा कहने वाले 43% लोग हैं और घटा है ये 38% है, अंतर नहीं है लगभग 9% है। तो ये एक बार फिर से लगभग मुहर लग रही है इस बात पर कि ज्यादा लोगों के लिए विश्वास बढ़ा है। अगला सवाल जो वोटर लिस्ट को लेकर था और एसआईआर को लेकर, खास करके बंगाल के चुनाव में, बिहार के चुनाव में विपक्ष ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के लिए एसआईआर की क्या जरूरी है? बोगस वोटर हटाना जरूरी है। 60% लोग बोगस वोटर हटाने के लिए एसआईआर जरूरी है, 60% लोग ये कहते हैं कि उसके लिए जरूरी है। लेकिन पक्षपात हुआ ये कहने वाले भी 20% लोग हैं, और सिर्फ खास समूहों को हटाया गया ये कहने वाले भी 11% लोग यहां पर है। जो खास करके बंगाल में यह आरोप लगाया जा रहा था कि विशिष्ट समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को उसका सबसे ज्यादा नुकसान
होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन सिर्फ 11% लोग, जब देश भर में यह पूछा गया तो उनका कहना है कि सिर्फ खास समूहों को हटाया गया, लेकिन बोगस वोटर हटाने के लिए एसआईआर जरूरी है। तो लगभग 30% देखिए ये मानते हैं कि उनको संशय है इस पर, लेकिन एक ओवरराइडिंग 60% लोग एसआईआर चाहते हैं कि वो हो। अगला सवाल, जलवायु परिवर्तन का आपके जीवन आजीविका पर असर पड़ा? बड़ा असर पड़ा। देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह से इस वक्त नेपाल में जो स्थिति बनी हुई है और जिस तरह का जल प्रलय आया हुआ है। मतलब लोग पिक्चरों में इस तरह की फिल्में बनाते थे कि पीछे पीछे पानी का सैलाब आ रहा है, लोग भाग रहे हैं, वो हो रहा है और अलग अलग जगहों पर हो रहा है। अभी तक तो था ही नहीं है कि कितने लोग दबे होंगे पानी और मलबे के उस अंबार के नीचे। तो जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा, और इसीलिए हमने सोचा कि ये सवाल तो आप तक पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि हम सबको सतर्क होने की जरूरत है कि हमारे जीवन, हमारे आजीविका पर कितना असर इसका पड़ रहा है। बड़ा असर मानते हैं 52.7%, 52.7% लोग। दुख की बात यही है कि ऐसे मुद्दे जो हमारी जिंदगी से जुड़े हैं वो कभी भी चर्चा में नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं बन पाते हैं, उसके आधार पर लोग वोट नहीं डालते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि अंधाधुंध निर्माण होता है और उसकी वजह से पहाड़ों पर किस तरह की त्रासदी हमने उत्तराखंड से लेकर हिमाचल कई जगहों पर देखी है। 52.7% लोग बड़ा असर मान रहे हैं, लेकिन फिर यही बात है कि क्या वो इस आधार पर किसी पार्टी को चुनेंगे या नहीं चुनेंगे? क्या किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में पर्यावरण पर वो क्या करने वाले हैं ये कभी बताएंगे और उस आधार पर वोटर सोचेगा? ये बड़ी बातें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। थोड़ा बहुत असर 25% लोग, असर नहीं 8.6%, पता नहीं वाले 3.7% है। लेकिन क्लाइमेट चेंज को लेकर पहली बार जब यह सवाल पूछा गया कौशिक, तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग जिस तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी आगे जाकर यह मुद्दा बड़ा बन सकता है। जिस तरीके से आज की स्थिति में अचानक जेनजी के मुद्दे सारे राजनीतिक पार्टियां उस पर बात करना चाहती है, कल क्लाइमेट चेंज को लेकर भी राजनीतिक पार्टियों को बात करनी पड़ सकती है। जैसे जैसे ऐसे इंसिडेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी, लोगों के अवेयरनेस बढ़ेंगे, और क्लाइमेट चेंज की साथ में खान पान को लेकर जैसे अभी हर जगह पे फूड एडल्टरेशन की बात हो रही है, तो ऐसे जो इश्यूज है जो रोजमर्रा में पहले इतना असर नहीं डालते थे, अब धीरे धीरे डालने लगे, लोग अवेयर हो रहे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप भी दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर एक कैंपेन शुरू करने वाला है। बिल्कुल कर चुके हैं हम लोग पोल्यूशन का सोल्यूशन, और उसका क्यूआर कोड भी है। हम अक्सर रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाते हैं, एक बार फिर अगर मुमकिन हो तो दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका जो पूरा मोन्टाज है वो भी चला सकते हैं स्क्रीन पे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना कोई सुझाव दे सकते हैं। अभी तक आप जानते हैं 500,000 के करीब आ चुके हैं हमें प्रपोजल्स, जिसमें लोग बहुत क्रिएटिव चीजें बता रहे हैं कि जो कार का एग्जॉस्ट है वहां पर कोई फिल्टर लग सकता है क्या, अलग अलग चीजें। मतलब दिल्ली हमारी, देश हमारा, तो सोल्यूशन भी हमारा। और क्या हम इसमें मदद कर सकते हैं? तो पोल्यूशन का सोल्यूशन की ये मुहिम जो हम लोगों ने शुरू की है आज तक पर, ये हम आपको बता रहे हैं। महज 48 घंटे में पहले दिन हमें आया था 345 से ज्यादा सुझाव आए थे। तो पोल्यूशन का सोल्यूशन, आप भी इसका हिस्सा बनिए। लोग अलग अलग सोल्यूशंस दे रहे हैं। क्यूआर कोड अगर मुमकिन हो तो दिखा दीजिए, क्योंकि लोग स्कैन करके अपनी राय उस पर भेज सकते हैं। और एक बात साफ हो गई है कि अब ये मुद्दा सिर्फ दिल्ली का नहीं रहा है, तो पूरे देश में क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और ये सारे मुद्दे चर्चा में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चर्चा की इस पर शुरुआत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग का ये देखिए, ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए अपने मोबाइल से और तुरंत आप वहां पहुंच जाइएगा जहां पर आप अपनी राय इस मुद्दे पर दे सकते हैं। क्योंकि सिर्फ समस्या बताना नहीं, उसके हल का हिस्सा बना भी हम सब की जिम्मेदारी है, और इसीलिए हम लोगों ने ये मुहिम शुरू की है। और जानते हैं जो जीतेगा उसको 50 लाख रुपए भी मिलेंगे। नहीं, लेकिन पोल्यूशन के लिए भी वापस टॉपिक पर आते हैं। आपकी कुछ सुझाव है तो आप जरूर सुझाइए। लेकिन कौशिक, यहां पर एक बात देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फ्री एंड फेयर, ये दो अलग शब्द हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष। फेयर अलग बात है, फ्री अलग बात है। फ्री पर तो कई लोग मान लेंगे इस बात को, स्वतंत्र तरीके से चुनाव होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि पिछले साल में क्या ऐसा हुआ है कि धीरे धीरे 12% से यह आंकड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है? ये क्या मानकर चले हम, जिस तरीके से आंकड़ा दिखता है? कुछ हद तक जो अपोजिशन की कैंपेन है, वोट चोरी, इनका असर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे साथ साथ एसआईआर भी हो चुके हैं। एसआईआर में हमने बंगाल में देखा बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिपेंसीज भी नजर आए। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जरूरी है, जरूरी एक तरफ जरूरी कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई विश्वास हटा है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जरूरी बिल्कुल है, हर कोई चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, और हर कोई चाहते हैं कि हमारा एक
इलेक्टोरल रोल हो जो बहुत ही साफ सुथरा हो, जहाँ पे कोई इलीगल इमिग्रेंट ना हो। लेकिन हमेशा इस देश में समस्या होते है एग्जीक्यूशन में। जब ये प्रक्रिया शुरू हुआ एसआईआर, बहुत समय तक अवेयरनेस की भी कमी थे और बहुत समय पे जेन्युइन जो वोटर थे वो भी बाहर नाम निकल गए। जैसे हम कई समय सुनते हैं कोई आर्मी के पुराने अफसर, कोई डिप्लोमेट, उनको भी नोटिस मिल गया है, क्योंकि जब इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें काफ़ी फ्लॉज होते हैं। तो इसके वजह से लोगों के मन में कई डाउट्स क्रिएट होते हैं। जैसे और कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी पहले ये मैं पॉलिटिकल चर्चा इस पर शुरू करें, जल्दी से मुझे एक प्रतिक्रिया ये भी दीजिएगा कि क्या हम ये सोचे कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि फ्री तो हो रहे हैं लेकिन शायद फेयर चुनाव नहीं हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं लेकिन फेयर नहीं हो रहे, कहना मुश्किल, इसी की वजह से तो ये नहीं घट रहा है। ये कहना मुश्किल है क्योंकि इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस जब आप पूछते हो, सबको वोट का अधिकार है, जिनको भी वोटर कार्ड है वो वोट देने में उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ऐसे कोई रिपोर्ट्स आ नहीं रहे क्योंकि मीडिया भी हर जगह फैले हुए है। तो मुझे लगता है एक परसेप्शन बिल्ड होते हैं, तो कुछ लोगों के मन में ये हो रहा है। कौशिक, ऐसा हुआ ना बंगाल में लगभग 20-25 लाख जितना मुझे याद आ रहा है लोगों का मामला कोर्ट में था और वो वोट नहीं डाल पाए। तो ऐसा लोगों के मन में आ सकता है। लेकिन कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं जेनजी को लेकर जो मैं चाहती हूं कि सिद्धार्थ जी आप भी सुने। मौजूदा जो देश की संसद है उसमें 40 सिर्फ सांसद हैं जो कि 40 से कम के नीचे उम्र के हैं, 6 जेनजी हैं, सिर्फ 6 जो कि 29 साल से कम आयु के हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन 6 में से 5 ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवार से हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कांग्रेस वाले हैं, अपने भी हैं। पूछिएगा तो मैं गिनती बता दूंगी। आपका भारतीय जनता पार्टी का 9 सांसद है जो कि 40 से कम उम्र का है, उसमें से 5 जैन डी है, जैन डायनास्टी। अब सवाल यह है कि राजनीति में एंट्री मिलने का भी आसान तरीका होता है अगर आप राजनीतिक परिवार से आते हैं, वरना कार्यकर्ताओं की उम्र निकल जाती है और उनके बाल सफेद हो जाते हैं, उनको एंट्री नहीं मिलती है। ऐसा ही अगर आप देखिएगा हर पार्टी में वही हाल है। दिलचस्प है कि अगर आप देखिएगा समाजवादी पार्टी में 7 हैं जो अंडर 40 हैं, उनमें से 6 जेन डी हैं, डायनास्टी वाले हैं। ऐसा ही जेन डी बोलिए उनको, क्योंकि जेन डायनेस्टी भी होना चाहिए। पी बोलना पड़ेगा, वो है भी एक ही परिवार। ठीक है, आपने जेन डी अपने वाले जानते हैं कौन कौन है? मैं तो कह रहा हूँ आपने जिनके लिए 10 में से 8 में से 7 बोल रहे हैं वो जेन पी भी हैं। इनका साफ सुथरा है, ये बड़े ईमानदार लोग हैं, दोनों जोड़ दीजिए, वो एक ही परिवार के। हम उनको कुछ तो आप अलग बोलेंगे ना। आपका भी है, कांग्रेस के 7 हैं जो 40 से कम उम्र के हैं और उसमें 4 हैं जो कि वही डायनास्टी से निकले हुए हैं। 40 एमपी कुल इस देश की संसद में इस वक्त हैं जो 40 साल से कम उम्र की हैं और 6 में से आपको हमने बता ही दिया है। अब आ जाइए एक बार आप फटाफट एमएलएस पर। तो पूरे देश में 4131 एमएलए हैं, ठीक है। इनमें 344 एमएलए ऐसे हैं जो कि 40 साल से कम उम्र के हैं। इनमें जानते हैं लगभग 36% ऐसे हैं जो किसी ना किसी पारंपरिक राजनीतिक परिवार से है। 121 विधायक ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवार से, इसीलिए कम उम्र में उनको राजनीति में एंट्री मिली। यानी यहाँ पर डिफेंड करने के लिए सिद्धार्थ यादव आते हैं। मेरा संशय ये रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई और चला जाता है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे आप सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि राजनीतिक परिवार से जो लोग आते हैं उनको तो टिकट मिल भी जाता है, वरना कम युवा लोगों को कहां टिकट। अंजना जी, इसीलिए मुझे लगता है कि ये दर्द समझने वाले एक गरीब माँ के बेटे नरेंद्र मोदी जी ही देश में यह आह्वान कर सकते हैं कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में लेकर के आना है जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते। किसी पार्टी ने आज तक हिम्मत नहीं करी ये बात बोलने की। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना है, पंचायत लेवल से लेकर देश के लोकतंत्र के मंदिर, लोकसभा राज्यसभा तक, जिनका कोई राजनीतिक परिवेश नहीं है। उम्र देख के टिकट दीजिएगा? बिल्कुल, उम्र देख के टिकट दीजिएगा ना। हर पार्टी का ये एक वो होना चाहिए, हम मानते हैं बिल्कुल हर पार्टी का होना चाहिए, पर क्या ये हिम्मत जो हमने जुटा ली और हमारे नेता ने बात बोल दी, क्या वो बोल सकते हैं जो 8 में से 7 अपने एक परिवार से लड़ाते हैं? डायनास्ट छोड़ दीजिए, डायनास्ट छोड़ दीजिए, 8 में से 7 एक परिवार से लड़ाते हैं, क्या वो बोल सकते हैं? क्या आरजेडी जो बिहार में लोकसभा की टिकटें देती है उसमें 5 में से 4 एक परिवार में से दे देती है, अगर यादव समाज में से देती है, क्या वो बोल सकते हैं? लेकिन क्या आप यह मानते हैं कि परिवार से अगर कोई आता है तो रीच उतना आसान हो जाता है कि आप जो है 100 मीटर की दौड़ में 10 मीटर आगे से शुरू कर देते हैं? विनेबिलिटी होती है, जीत देखा जाता है कि परिवार होता है, पैसा होता है, देखिए मैं पूरा बैकिंग रहती है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हर फील्ड में ऐसा है। मैं प्रोफेशन से लॉयर हूं, क्या जो सेकंड जनरेशन लॉयर्स हैं उनको एडवांटेज नहीं है? जो सेकंड जनरेशन डॉक्टर्स हैं उनको एडवांटेज नहीं है? क्या सेकंड जनरेशन आर्किटेक्ट्स को एडवांटेज नहीं है?
उनके क्लाइंटेल्स पहले से तैयार। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात आपको बोल रहा हूं, बिल्कुल दिल की गहराई से, पर इसको हमको इन बैरियर्स को रिप्रेजेंटेशन में तोड़ना हरिशंकर होगा। जी, आपको ये देश के लोकतंत्र जेन के जी लिए का है। माइंडसेट पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा करिए, उनसे ज्यादा इंटरैक्ट कीजिए, समझिए कि वो क्या चाहते बिल्कुल हैं। अंजना जी, हाँ। मैंने इसीलिए आपको बोला, और ये कमी मेरे है को ना। गर्व है कि मेरे नेता ने आह्वान किया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या कोई और पार्टी और उसके नेता ने ऐसी बात बोली या नहीं बोली तो बोलने की हिम्मत कर सकते हैं? हरिशंकर जी, गुप्ता जी, बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को। आज से पहले की चर्चाओं में और तमाम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात कही जाती थी और कांग्रेस पर डायनेस्टी का आरोप लगाया जाता था। आज बीजेपी प्रवक्ता ने कम से कम इस मंच से अंजना जी के कहने से, अंजना जी के प्रश्न के जवाब में ये तो कम से कम माना कि अगर सेकंड जनरेशन जो है उसी विषय के अंदर इंटरेस्टेड हो तो उनको आने में कोई इतराज नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा स्वीकार इन्होंने तथ्य किया है जो कांग्रेस पर आरोप हमेशा लगाते रहते हैं। अब ये सर्टिफिकेट देंगे कि आप रुक allowed जाइए, है? आप रुक जाइए ना, आप रुक जाइए। आपने कहा आपकी बात को तो नहीं, कह नहीं, रहा आप हूं भाई। पूरा करिए गुप्ता जी, पूरा आपकी करिए। बात को ही मैं समर्थन दे रहा हूं गुप्ता जी, भाई। पूरा करिए। आपकी बात को आप समर्थन दे रहा भाव हूं। नहीं समझे उसका, आप मैं भाव बात समझे। आप भाव मत समझाइए मेरे को। आप भाव समझ जाते तो आप कुछ और बात समझिए, बोलते। मैं राजनीतिक आदमी हूं, भाव समझने की जरूरत नहीं है मुझे। आप राजनीति कर रहे हैं, भाव नहीं समझ। नहीं नहीं, आप और कौशिक आपका पॉइंट था, जल्दी से जल्दी। मैं ये कहना बोलो, चाहता हूँ, बताइए। ये जो पॉइंट आपने रखा है कि सेकंड जनरेशन को एडवांटेज मिलता है, लेकिन आप जब लॉयर बनते हो तो एक एग्जाम पास करना पड़ता है। ये नहीं कि आप किसी का बेटा हो या डॉक्टर बनते हो, इसमें वो किसी का कहते हैं बेटा कि हो। वो भी तो चुनाव जीत के आता है ना, लोगों का लेकिन साथ चुनाव मिलता है। जीतने का जो बैठने का आप प्रैक्टिस ही तभी कर सकते हो जब आपके पास डिग्री है। यहाँ पे आप किसी का बेटा हो, बेटी सीधा हो, directly तो आप आपको सीधा टिकट चुनाव मिल में सकता है। टिकट मिल सकता लेकिन है। लेकिन मैं मुद्दा बात सिर्फ बस रिप्रेजेंटेशन करूं, का प्रेसिडेंट नहीं बन है। सकते मैंने हो। अगर ये अरे चैलेंज वही बोला, नहीं, एक बात टिकट ही है। नहीं, आपको सबसे बड़े पद के लिए भी चुना जा सकता है। मैं सिर्फ सिर्फ चैलेंज इसलिए कि ये आप किसी comparison के- सही नहीं है। लेकिन केवल अगर जो Gen Z से challenge connect- हमारे सामने है वो बोल रहा हूँ, और युवा के नाते बोल जल्दी रहा से, हूँ। जल्दी, और मैं एक बिल्कुल लाइन। मानता हूँ प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा क्यों नहीं होना राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए? नहीं अगर होना चाहिए। कुवत है उसमें तो होना आप चाहिए। मेरी पार्टी के सारे प्रधानमंत्रियों के नाम नोट करिए और राष्ट्रीय अध्यक्षों के नाम नोट करिए, कितने कोई बनेगा लिंक यार? नहीं कर पाएंगे आप, किसी को किसी से नहीं जोड़ पाएंगे। ये तो सुनिश्चित करना कितना- पड़ेगा, कितना- क्योंकि वहां मेरिट का कोई आधार आप नहीं निकाल चलिए सकते। ठीक है, लेकिन कोई जेन जी पेपर को नहीं निकाल समझना सकते। आप ही को है, उनके माइंडसेट वो को ज्यादा डिकोड जरूरी करना है। आपको है, और उसकी जो चैलेंजेस है उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि आप उनको एक ऐसी व्यवस्था दें जिसमें साफ सुथरे एग्जाम हो सके, नौकरियों का इंतजाम। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।